गोलियां, कांटेदार तार, खदान, तोप की गोलियां विश्व युद्ध आय की खाइयों के बीच फैली हुई थीं। एक लंबी, खूनी, कीचड़ भरी सीधी जिसमें मौत लगभग निश्चित थी। यह किसी का भी भूभाग नहीं है। दोनों पक्षों की इतनी घातक शक्ति के खिलाफ केवल कुछ यार्ड आगे बढ़ना कुछ कम नहीं होता एक चमत्कार के समान। खड़ियों के शीर्ष पर जाना एक संगठित सैन्य अभियान की बजाय आत्महत्या जैसा लगता था। किसी भी पक्ष के लिए युद्ध जीतने के लिए किसी मनुष्य की भूमि को तोड़ना महत्वपूर्ण होगा। यह निकला कि इसके लिए यूनाइटेड किंगडम को जो हथियार मिलेगा वह टैंक था। महान हन्निबल के दुश्मनों की तरह, जो 2000 साल पहले अपने दुश्मनों को युद्ध हाथियों से डराते थे, जर्मनी को इन बेहोश करने वाले चरियों को अनिवार्य रूप से उनकी ओर बढ़ते देखकर भयभीत होना चाहिए था। मशीन गन की गोली या कांटेदार तार की परवाह किए बिना उस समय से टैंक्स हर प्रमुख संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और इन धातुमय गोलियाठों के कारनामे किंवदंती बन गए। एक कहानी विशेष रूप से धातुमय युद्ध के महान लाभ और महान खतरों को उजागर करती है। यह वीरता, समर्पण और बलिदान की कहानी है, लेकिन सबसे अधिक यह ऐसी संभावित रूप से असंभव बाधाओं के सामने मानव आत्मा की कहानी है। यह एक टैंक क्रू की कहानी है जो अपने वाहन में फंसे हुए जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे, जो कि किसी के भी जमीन में था। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1917 सहयोगी युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था। बेल्जियम और फ्रांस में गर्मियों की नई लहर के अपराध नजदीक आ रहे थे। एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता त्याग कर पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई में अमेरिकी अभियान सेना को भेजा। हालांकि इसके विपरीत रूसी संघ में फरवरी की क्रांति थी, जिसमें त्सार को सत्ता से हटा दिया गया और देश को राजनीतिक अस्थिरता में छोड़ दिया गया। फ्रांसीसी पंक्तियों में भी असंतोष बढ़ रहा था, जिसने बगावतों और खड़ियों पर लौटने से इनकार कर दिया। इन्हें फ्रांसीसी प्राधिकरणों ने अपने सहयोगियों को चिंतित न करने के लिए चुपचाप दबा दिया था। अंत में कैसर की नौसेना द्वारा अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध की पुनरारंभ हुई और उन्होंने उत्तरी अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप की आपूर्ति रेखाओं पर महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। बेल्जियम में फील्ड मार्शल डगलस हैग, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम अभियानी सेना की कमान संभाली थी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि यूनाइटेड किंगडम सेना को जर्मनी के खिलाफ एक प्रमुख हमला शुरू करना चाहिए, जब तक कि बाहरी प्रभाव उनकी क्षमता को प्रभावित न करें। 1914 से यूनाइटेड किंगडम और जर्मन सेनाओं ने एक खूनी अभियान चलाया था। यप्रेस सालिएंट के नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे, जो अब जर्मनी के पास था, जिसने पश्चिमी मोर्चे की रेखा में उभार उत्पन्न किया। हेग ने उभार को वापस धकेलने का निर्णय किया था। हेग ने योजना बनाई थी जिसमें मेसिनस रिज पर दक्षिणी जर्मन फ्लैंक के खिलाफ प्रारंभिक हमले की मांग की गई थी, ताकि वे अपने रिजर्व को समर्पित करने पर विवश हो जाएं, जिसे बाद की लड़ाइयों में नष्ट किया जा सकता था। इस हमले का यह हिस्सा 7 जून 1917 को किया गया था और यह पूरी तरह से सफल साबित हुआ। इससे प्रेरित होकर हेग ने एक निर्णायक झटके में जर्मनी को सालियंत से बाहर फेंकने के प्रयास में एक सभी आउट ऑफेंसिव को मंजूरी दी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम कमांडरों के बीच इस योजना के प्रति कुछ चिंता थी। ईप्रेस सालिएंट में बड़े क्षेत्रों में मार्शलैंड शामिल था। संभावना है कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए लंबे समय तक तोपखाने की बमबारी के बाद यह दलदल और डलदल में बदल जाएगा। इससे आगे बढ़ने में धीमापन और कठिनाई होगी और जर्मनी को पुनर्गठन और प्रतिकार का समय मिलेगा। हाग विचलित नहीं हुआ और उन्होंने हमलावरी बढ़ने के आदेश दिए। जब यूनाइटेड किंगडम पीएम को ब्रीफिंग दी गई, डेविड लॉयड जॉर्ज और उनकी कैबिनेट का संचालन, उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जर्मन मनोबल इतना कम और सैनिक इतने थके हुए थे, वे एक संपूर्ण हमले के भार से गिर जाएंगे। लॉयड जॉर्ज शुरू में हिचकिचाते थे, लेकिन रॉयल नेवी एडमिरल जॉन जेलिको ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम सेनाएं जर्मन पनडुब्बियों द्वारा यूनाइटेड किंगडम नौसेना के खिलाफ उपयोग किए जा रहे बेल्जियम बंदरगाहों को वापस नहीं ले सकती, तो देश 12 महीने बाद युद्ध नहीं चला सकेगा।
हेग ने वादा किया कि वह 6 महीनों में जर्मनी को मनुष्य बल से सूखा देगा। लॉयड जॉर्ज ने अस्वीकार करते हुए अपनी आशीर्वाद दिया। हालांकि सामने की लाइनों के विपरीत ओर जर्मनी ने अनेकुल युद्ध की संभावना पहचानी और सफलतापूर्वक अनुमान लगाया कि हेग यप्रेस सालियंट को प्रतिस्थापित करेगा। इसकी पुष्टि केवल यूनाइटेड किंगडम तोपखाने द्वारा 2 सप्ताह लंबी बमबारी से ही हुई, जिसने जर्मनी को यह चेतावनी दी कि हमला आ रहा है। 1917 में 31 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के हमले से पहले 4.25 मिलियन गोले जर्मन स्थितियों पर फेंके गए थे, जिसने यप्रेस की तीसरी लड़ाई की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर पासचेंडेल लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, गोलाबारी ने युद्ध भूमि को गीला, कीचड़ और रक्त से भरी नरक दृश्य बन गया था। हेग का खुफिया मुख्य जनरल जॉन चार्टेरिस ने हेग से अपनी नाराजगी जताई, जिन्होंने पहले चेतावनियों का ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ये लिखा, हर नाला बह रहा है और जमीन दलदल है। अगर पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड हमें उचित चेतावनी नहीं देते तो ऐसा लगता कि प्राकृतिक शक्तियां हमारे खिलाफ हैं। मानव युद्ध के इतिहास में कई भयानक क्षण रहे हैं, लेकिन पासचेंडेल को सर्वाधिक खराबों में गिना जा सकता है। यह स्थान पृथ्वी पर नरक था और यही हमारी कहानी का स्थल है। डोनाल्ड हिकलिंग रिचर्डसन 1899 में नॉटिंगम में पैदा हुए थे। अर्थर रिचर्डसन एक ग्रोसर के पुत्र थे। लिबरल लेबर सांसद भी चुने गए थे। बहुत से युवा पुरुषों की तरह 1914 में जब महाद्वीप आग में झुलस रहा था, डोनाल्ड रिचर्डसन यूरोप की क्रूर और रक्तरंजित लड़ाई में फंस गए। यह तब भी जब उनके पिता सख्त युद्ध विरोधी थे। 1915 में उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में आयोग मिला। एक साल में उन्होंने स्वयंसेवक होने के लिए अनुरोध किया, जो बढ़ती हुई रॉयल टैंक रेजिमेंट्स में शामिल हो रहे थे। अंततः अब कैप्टन रिचर्डसन को एफ बटालियन के विभाग कमांडर के रूप में पाया गया। टैंक F4 एक सीरियल नंबर 2329 का उन्होंने अपने व्यक्तिगत माउंट के रूप में उपयोग किया। उन्होंने और उनके लोगों ने टैंक को फ्रेबेंटोस का उपनाम दिया, उनके पिता की दुकान में बिकने वाले लोकप्रिय टिन मांस उत्पाद के संदर्भ में, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने टैंक सवार पुरुषों के अनुभव से तुलना की थी। फ्रेबेंटोस एक मार्क IV टैंक था, जिसमें पहले के मॉडलों के मुकाबले कई सुधार थे। एक 100 कहा पुरुष वेरिएंट। इसमें 2 6 पाउंड की तोपें और टैंक के बगल में लगी 2 लुइस मशीन गन लगी थीं, जो इसे बहुत ही खतरनाक बनाती थीं। पश्चिमी मोर्चे के टैंकों की संचालन के लिए बाद की लड़ाई वाहनों की तुलना में अधिक क्रू की आवश्यकता होती थी। सामान्यतः फ्रेबेंटोस में 8 पुरुष क्रू होते थे, खासकर द्वितीय लेफ्टिनेंट जॉर्ज हिल, सर्जेंट मिसन और गनर्स विलियम मोरी, अर्नेस्ट हिटन, फ्रेडरिक आर्थर स्पर्सीबुद्ध, जेम्स बिनली और अर्नेस्ट ब्रेडी। रिचर्डसन के साथ कमांड करते हुए इसने क्रू को 9 पर ले गया। उनकी पृष्ठभूमियां विभिन्न थीं, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर धातु के दानव को बनाया, जो जल्द ही शत्रु पर छोड़ा जाने वाला था। उनकी अविश्वसनीय कहानी 22 अगस्त 1917 की सुबह शुरू हुई। जर्मन सैनिक सामान्यतः सैन्य ध्वनि वाले पहाड़ी 35 पर और आसपास की ऊंचाई पर स्थिति को कायम रख रहे थे। पहाड़ी 35 ने जर्मनी को आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रदान किया और यहीं से 30 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ एक प्रमुख प्रतिक्रियात्मक हमला संगठित किया गया था। इसके आगे का उपयोग जर्मनी द्वारा रोकना यूनाइटेड किंगडम के लिए एक मुख्य लक्ष्य था। 445 घंटे पर फ्रेबेंटोस और 3 अन्य टैंक अपने पहले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। हिल 35 की दक्षिणी फ्लैंक पर सोम फार्म, जिसे जर्मनी ने दृढ़ बनाया था। टैंक हमला जर्मन स्थिति पर कई असफल पैदल सैनिकों के हमलों के जवाब में था। वहां बची हुई रक्षात्मक शक्ति ऐसी थी, मिलकर अधिकतम 3 मील प्रति घंटे की गति से कीचड़ी भूमि को जोतते हुए वहां की जर्मन बलों को खेल खत्म होने तक समय मिला। जैसे कि उन्होंने देखा कि 4 धातु गोलियाट उनकी ओर बढ़ रहे थे, जो उनकी मशीन गन की आग से संवेदनशील थे, जिसने यूनाइटेड किंगडम पैदल सेना को कठिनाई में डाला। दोनों पक्षों के आग के जोशीले आदान प्रदान के बाद टैंकों के दबाव में जर्मन वे 6 पाउंड की तोपों के साथ अपनी मुख्य रक्षात्मक रेखा पर वापस हटे और यूनाइटेड किंगडम आर्मर का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अपनी आगे बढ़ोतरी जारी रखते हुए
फ्रेबेंटोस की क्रू और 3 अन्य टैंकों ने जर्मन स्थितियों से बहुत भारी आग का सामना शुरू कर दिया, जिसमें जर्मनी ने यूनाइटेड किंगडम टैंकों का सामना करने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई आर्मर भेदक गोलियां शामिल थीं। इन गोलियों के खिलाफ मार्क आदि की मोटी आर्मर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी और टैंकों के अंदर से उच्च शक्तिशाली प्रभावों से टुकड़े और चिंगारी उड़ने लगे। कुछ पुरुषों को छोटी मोटी चोटें लगने लगीं, लेकिन टैंक जर्मन लाइन पर हमला करते रहे। लगभग 545 घंटों में फ्रेबेंटोस में गनर्स और रिचर्डसन ने असामान्य तरीके से टैंक का हिलना महसूस किया। ड्राइव कर रहे लेफ्टिनेंट हिल की गर्दन में चोट आई थी, लेकिन वे जिंदा थे। सर्जेंट मिसन ने अगले कार्यों का विवरण दिया। हम एक गहरी और कोमल जगह पहुंच गए और अद्वितीय हो गए, और ठीक उसी समय मिस्टर हिल अपनी सीट से पीछे गिर गए। कैप्टन रिचर्डसन सीटों पर चढ़कर उसे राहत देने गए, लेकिन वह नियंत्रणों से बुरा था। ड्राइवर कुछ करने से पहले वह सही थी और उसने छोड़ दिया। अब फ्रेबेंटोस की क्रू जर्मन स्थितियों से कुछ यार्ड दूर फंस गई थी। उनका टैंक हिलने में असमर्थ था। जर्मनी ने यूनाइटेड किंगडम क्रू पर दबाव बनाए रखा, जो टैंक के शक्तिशाली हथियार के सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि टैंक का कोण बैठ गया था। इसलिए उन्होंने आग लौटाने के लिए अपने हथियारों का सहारा लिया। टैंकों को हमेशा डिच बनने की संभावना के लिए अनडिचिंग बीम के साथ सुसज्जित किया गया था, जिसे ट्रैक के नीचे रखकर वे चल सकते थे। हालांकि वे केवल छत पर ही ले जा सकते थे। भारी गोलीबारी के बावजूद टैंक ले रहे थे। कप्तान रिचर्डसन ने फ्रेबेंटोस की सुरक्षा त्यागने और बीम्स को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें गोलीबारी के बलबूते पीछे धकेल दिया गया। थोड़ी देर बाद सार्जेंट मिसन और गनर ब्रेडी ने फिर उन्हें वापस पाने की कोशिश की। सार्जेंट मिसन ने आगे की घटनाएं बताईं। मैं सही स्पॉन्सन द्वार से अनडिचिंग गियर के पक्ष पर लगाने के लिए बाहर निकला। मैंने टैंक में गोलियां और लगभग 30 यार्ड दूर बोश को आग लगाते हुए देखा। मैं फिर से अंदर चला गया। ब्रेडी ने मेरी सहायता के लिए टैंक से बाहर निकले। उन्हें गोली मारी गई और वे डूबते हुए टैंक के पक्ष में गिर पड़े। आर्थर ने कहा कि वह मर चुके थे। हमने आग लगाई और कई बॉश को टैंक के पास मार डाला। हमने सोचा कि पैदल सेना कभी भी आ सकती है। टैंकों के पीछे 8वें सीफोर्ड हाईलैंडर्स और 7वें कैमरून हाईलैंडर्स थे, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि सहायता जल्दी आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जर्मन रक्षा बहुत ही मजबूत थी। पैदल सेना और उनके साथी टैंकों को पीछे हटाया गया, जिससे 8 बचे हुए क्रू अकेले और उनमें से कई घायल हो गए। उन्होंने पूरे दिन जर्मनी की उन्हें मारने और टैंक कब्जा करने की कोशिशों का सामना किया। इस समय जर्मन टैंक प्रौद्योगिकी अत्यंत अविश्वसनीय थी और इसलिए यूनाइटेड किंगडम टैंकों को कब्जा करना और उन्हें उनके पूर्व मालिकों के खिलाफ मोड़ना एक उच्च प्राथमिकता थी। मानो यह सब फंसे हुए लोगों के लिए पर्याप्त तनाव नहीं था। उन्होंने जल्दी ही समझा कि वे आग ले रहे थे। वह उनके पीछे आ रही थी। लगता था कि यूनाइटेड किंगडम टैंक के चारों ओर जर्मनी का समूह देख उन्होंने मान लिया कि क्रू मृत और कब्जा किया गया था। डर कि जर्मन उनके खिलाफ इसे मोड़ सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम स्नाइपर अब वास्तविक जर्मनी से लड़ते हुए क्रू को अंदर से उठाने की कोशिश कर रहे थे। कहानी में एक सचमुच क्रूर मोड़। उन्हें यूनाइटेड किंगडम सेना से संपर्क करने और उन पर फायर बंद करवाने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके पास रेडियो नहीं था। रिचर्ड को मालूम था कि उनकी सेना को फायर करने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि कोई व्यक्ति टैंक छोड़कर यूनाइटेड किंगडम लाइनों की ओर वापस जाए। डर को पार करने वाले सार्जेंट मिसन ने खतरनाक मिशन को स्वीकार किया, जिसमें उन्हें यूनाइटेड किंगडम और जर्मन स्नाइपरों से सामना करना पड़ा जब वे जमीन पर रेंगते हुए जा रहे थे। सार्जेंट मिसन ने अपनी रिपोर्ट में समझाया, कैप्टन रिचर्डसन ने मुझे पैदल सेना को चेतावनी देने के लिए वापस भेजा कि वे हमें न गोली मारें, क्योंकि हमें जल्द ही टैंक से बाहर आना पड़ेगा। हम सभी घावों से अकड़ रहे थे। मैं दाएं स्पॉन्सन गेट से बाहर निकलकर पैदल सेना की तरफ गया। वे गॉर्डन थे। मैं वहां 1 घंटे रुका, बाकी लोगों की प्रतीक्षा करता हुआ। मुझे लगा मैंने बॉश टैंक से आने वाले लोगों पर स्नाइप करते शॉट्स सुने। मैंने देखा और 2 अधिकारी मेरे दाएं पीछे वापस जा रहे थे, जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा वे कैप्टन रिचर्डसन और मिस्टर हिल हैं और मैंने उनका पीछा किया, लेकिन मैंने उन्हें टूटे हुए भूमि में खो दिया और सैन्य ने मुझे कुछ नहीं बताया। रिचर्डसन दूसरों के साथ टैंक में थे और उन्होंने पिछले हैचेस से सफेद रैग्स बाहर रखे थे। यूनाइटेड किंगडम स्नाइपर्स को मित्र सेना के अंदर होने की जानकारी उत्साहित। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बेल्जियम की गर्मी की धूप में टैंक का तापमान बढ़ने लगा। अक्सर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। पानी, राशन और गोलियों के साथ
रिचर्डसन ने फैसला किया कि वे टैंक को तब तक रखेंगे जब तक यूनाइटेड किंगडम सेना दूसरा हमला नहीं करती या वे ओवररन और मारे नहीं जाते। शाम के समय के साथ उनकी स्थिति पर हो रही भारी युद्ध के बावजूद उन्हें सहायता का कोई संकेत नहीं मिला और मानो लोगों का मजाक उड़ाने के लिए रात का तापमान गिर गया, जिससे टैंक में फंसे हुए लोगों को सर्दी लगने लगी। स्पष्ट शारीरिक खतरे को छोड़कर किसी को यह सोचना कठिन हो सकता है कि पहले दिन के अंत पर उन्हें कितनी मानसिक कठिनाई हो रही थी, जब उन्हें कोई स्पष्ट बचाव की आशा नहीं दिखाई दी। फिर भी यूनाइटेड किंगडम सेना ने लड़ने की प्रतिज्ञा की। अपने अटके हुए टैंक में बैठे रात की हवा ने लड़ाई की आवाज को दूर दराज ले गई, जिसे अगस्त की 23 की प्रारंभिक घंटों में रिचर्डसन और उनके लोग सुन सकते थे। यह राहत और भय का स्रोत था। एक ओर उन्हें मालूम था कि बचाव की संभावना अभी बाकी है, लेकिन दूसरी ओर जर्मन अभी भी यूनाइटेड किंगडम हमलों के खिलाफ अपनी जगह बनाए हुए थे। लगभग 130 घंटे यूनाइटेड किंगडम सेना के ब्लैक वॉच के सैनिकों ने जर्मन स्थितियों के खिलाफ एक हमला शुरू किया, लेकिन यह असफल रहा। 50 से अधिक लोग घायल हुए और एक जर्मन शेल ने उनके क्षेत्रीय मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया, जिससे भ्रम और अव्यवस्था पैदा हुई। एक घबराहट भरी रात के बाद सूरज धीरे धीरे दलदली और गड्ढयुक्त परिदृश्य पर चढ़ने लगा और जर्मन जो और अधिक साहसी हो गए थे, वे यूनाइटेड किंगडम लाइनों की ओर और फंसे हुए फ्रेबेंटोस की ओर आगे बढ़ने लगे। अब एक स्थिर पिलबॉक्स का प्रभावी प्रबंधन करते हुए रिचर्डसन और उनकी टीम ने अपने पास मौजूद हथियारों का सही उपयोग करके जर्मनी से मुकाबला किया, जिन्हें यह एकल टैंक पार करना नकारात्मक रहा। जिद्दी यूनाइटेड किंगडम सैनिकों ने जर्मनी के हर हमले का क्रूरतापूर्वक मुकाबला किया। उन्हें यह पता था कि उनके पास जो कुछ भी है, अगर वे कम देंगे तो वे गिर जाएंगे। कप्तान रिचर्डसन ने अपने लोगों की तारीफ की, जो चोटों के बावजूद एक साथ खड़े होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा, वे कितनी देर टिक सकते हैं। लेफ्टिनेंट हिल विशेष रूप से खराब स्थिति में थे और इसके साथ ही खाद्य की सीमित मात्रा, जल और गोलियों का इशारा था कि वे टिकटी घड़ी पर काम कर रहे थे। टैंक के अंदर एक और यातनापूर्ण गर्म दोपहर के बाद यह अनंत कल्पना जैसा लग रहा था, जब सूर्य डूब गया और लोगों को पीटे हुए टैंक में खाई में गिरी गाड़ी में एक और रात बिताने की संभावना का सामना करना पड़ा। रिचर्डसन ने माना कि उन्होंने रात भर हटने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर और ठहरने तय किया, आशा करते हुए कि यूनाइटेड किंगडम हमला पहाड़ी पर जीत होगा। अंधेरे के आने से लड़ाई में शांति आ गई, लेकिन रिचर्डसन ने कहा, उन्हें लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। अचानक टैंक के अंदर शोर मचने और धड़ाम से आवाज आने लगी, जिसको वह छत पर दुश्मन सेना मानते थे, और रिचर्डसन को लगा कि जर्मन अपनी रणनीति बदल रहे थे। शायद वे आग लगाकर उन्हें बाहर करने का प्रयास कर रहे थे। टैंक की क्रू ने कार्य में तेजी ली, अपनी पिस्टल और राइफल के लिए हैच खोलने और लुइस गन चलाने। उस निराशाजनक लड़ाई के बाद एक जर्मन सैनिक ने टैंक में हाथ ग्रेनेड फेंका। अविश्वसनीयता के चलते यूनाइटेड किंगडम सैनिकों ने त्वरित बाहर फेंक दिया। विस्फोट होने से मिलीसेकंड पहले जर्मन जल्दी ही पीछे हटने लगे, अपने घायलों को खींचते हुए। फ्रेबेंटोस ने एक और हमले को रोक दिया था, लेकिन यह एक करीबी मुद्दा था। अब जर्मन लोग अपनी स्थिति से फ्रेबेंटोस के आगे फंसे हुए टैंक को आर्मर भेदक गोलियों से छिड़कने लगे थे। टैंक के लोगों ने अधिकतम मेटल डालने और खुद को बाहरी खोल में छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनका तीसरा दिन शुरू होते ही रिचर्डसन को मानना पड़ा कि स्थितियां प्रेमखोर हो रही थीं। फ्रेबेंटोस की सुरक्षा धीरे धीरे कम हो रही थी। क्रू थक चुका था। उन्हें शिफ्ट में सोने की इजाजत देने के बावजूद सामग्री चिंताजनक रूप से कम थी। उनकी जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने टैंक के रेडिएटर से गंदा पानी निकाला। केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त घूंट लेते हैं। जर्मनी के सामर्थ्य को समर्पित करने की संभावना पर टैंक में विचार करने वाले ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभी संभावनाओं में समर्पण एक विकल्प नहीं था। अब फ्रेबेंटोस के चारों ओर उनके द्वारा मारे गए जर्मन सैनिकों की लाशें भरी हुई थीं, और जर्मन स्नाइपर और आर्मर पियर्सिंग राइफल ऑपरेटर्स प्रतिशोध में उनमें से हर अंतिम एक को मारने के लिए ठाने हुए लगे थे। एक छोटी सी लड़ाई के बाद एक शांत रात में बदल गई।
रिचर्डसन ने निर्णय लिया कि अब उन्होंने उनसे उम्मीद की गई कर्तव्य को अधिक से अधिक पूरा कर दिया है और उन्होंने फ्रेबेंटोस को अंततः त्यागने के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया। 24 अगस्त को लगभग 2100 बजे, जब उनके आसपास की तोपें अधिकतर शांत हो गई थीं, एक के बाद एक पुरुषों ने अपने टैंक के हैच को खोला और धीरे धीरे और सावधानी से कोई मनुष्य की भूमि के 1/4 मील के भीतर घुसना शुरू किया। उन्हें अनंत जैसी एक दूरी अनुभव हुई होगी। सभी समय सोच रहे थे कि क्या कोई जर्मन स्नाइपर उन्हें अंधकार में देख सकता है। यूनाइटेड किंगडम रेखाओं तक पहुंचते हुए उन्हें उत्साहित और आश्चर्यचकित पैदल सैनिकों ने स्वागत किया। युद्ध के भयानक दृश्यों में भी उनकी दृढ़ता और संकल्पना से प्रेरित होकर वे लड़ रहे थे। अगले दिन जर्मन सेनाओं को फ्रेबेंटोस की जांच करते हुए देखा गया। शायद वे जांच रहे थे कि टैंक बनी किला वास्तव में कार्रवाई से बाहर है। शायद वे खुफिया या युद्ध ट्रॉफी इकट्ठा कर रहे थे, या शायद वे सिर्फ उस वाहन को देखना चाहते थे जिसने उन्हें 60 घंटे से अधिक समय तक असहनीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। रिचर्डसन और उनके साथियों द्वारा किया गया वीरतापूर्ण स्थान ने जनरलों द्वारा अनदेखा नहीं किया गया, जिन्होंने उन सभी को उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए पदक प्रदान किए। रिचर्डसन और हिल दोनों को सैन्य क्रॉस से सम्मानित किया गया, जबकि सार्जेंट मिसन और गनर मरे विशिष्ट आचरण पदक प्राप्त किया। क्रू के शेष सदस्यों को सैन्य पदक प्राप्त हुआ। पदकों का यह संग्रह फ्रेबेंटोस के क्रू को युद्ध के सबसे सम्मानित टैंक क्रू बना दिया। दुर्भाग्यवश गनर अर्नेस्ट ब्रेडी का शरीर कभी नहीं मिला। यह पास्चेंडेल के युद्ध भूमि में खो गया। हालांकि उन्हें टाइनकॉट स्मारक पर याद किया जाता है, वह स्थान के पास जहां उन्होंने गिरा था। जब टैंक पहली बार फंस गया था, तब उंडिचिंग बीम्स को प्राप्त करने की कोशिश की गई। गनर पर्सी बुद्ध युद्ध में भी दुर्भाग्यवश जीवित नहीं रह पाएंगे। वे 25 अगस्त 1918 को केवल 22 साल की उम्र में काम करते समय मर गए। कैप्टन रिचर्डसन वापस कार्य करने आएंगे और उन्हें अंततः मेजर का पद मिलेगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक और टैंक मिला और उसके हुल पर गर्व से फ्रेबेंटोस ट्वी नामक उपनाम था। और वहां आपके पास पास्चेंडेले में पृथ्वी पर नरक की अनंत कहानियों में से एक है। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नीचे टिप्पणी में लिखें। वीडियो पसंद करने और चैनल समर्थन के लिए सदस्यता लेना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।